गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार चार्ट एंड बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो कल की एक अच्छी रिकवरी के बाद बाजारों ने आज अपने आप को सस्टेन तो कर रखा है, लेकिन अब थोड़ा बहुत इट्स ऑफ हाइज, यानी कि ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हुई है तो उसके चलते हुए उठापटक बाजार में देखने को मिल रही है। 24,000 का लेवल अभी तक तो सेफ है, इट इज वेल डिफेंडेड। देखना होगा कि आज की क्लोजिंग 24,000 के ऊपर होती है या नहीं। जो निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो आज हुआ क्या है, आज यूएस ने जो है उन्होंने डिफेंसिव स्ट्राइक्स जो है फिर से ईरान पे की है, डिस्पाइट ऑफ द सीज फायर डिस्कशंस ऑन। और लेकिन ईरान ने उसका कोई नकारात्मक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जो उनकी यूएस से टॉक्स हो रही हैं वो चल रही है, एनकरेजिंग है, पर अभी तक क्लोज नहीं हुई है। सो टॉक्स आर गोइंग ऑन बट अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। ईरान ने ये भी कहा है कि अगर कुछ पीस प्रस्ताव होता है, पास होता है, तो उसके बाद 30 डेज में वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ओपन करेंगे फॉर ऑल यू नो शिप्स एंड ऑल कंट्रीज। सो एवरीथिंग इज ऑन होप। सो हम सब होप कर रहे हैं कि पीस डील हो और डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो सब के लिए खुले और क्रूड के दाम जो है विच हैव बीन हॉवरिंग अराउंड $100 वो थोड़ा बहुत कम हो। तो आज क्रूड के दाम में देखें तो कमी तो आई है, $95 के आसपास इस समय क्रूड काम काज कर रहा है। रुपए में कल थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, आज थोड़ी बहुत वीकनेस है क्योंकि एक आखिरी हफ्ता है मई के महीने का भी, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपको थोड़ा बहुत डॉलर बाइंग देखने को मिलती है, तो उसका प्रेशर जो है रुपये पे पड़ता है। ताइवान ने हमको ओवरटेक कर दिया है एज फार एज द मार्केट कैप इज कंसर्न फॉर द स्टॉक मार्केट। तो ये बुरी खबर तो है बिकॉज हमारे मार्केट से पिछले 18-19 महीने से परफॉर्म ही नहीं गया, वाइल द वर्ल्ड मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स जो है अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, इफ वी सस्टेन और क्रूड के दाम नीचे आते हैं और रुपी स्टेबल हो जाता है तो मे बी बिकॉज वी हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग द मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू इंडिया। ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होप्स। बाजार में क्या करना है इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर हर्षल देसानी इज अ बिजनेस हेड इन एसेट इन्वेस्ट पीएमएस एंड मिस्टर राजा वेंकटरमन, ही इज फ्रॉम नियो ट्रेडर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सो हर्षल, माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। सिंस यू आर इनटू द पीएमएस थिंग, कितना डिफिकल्ट रहा है पिछले 18-19 महीने आपके लिए, और आपको लगता है कि द वर्स्ट इज इन द प्राइस नाउ एंड दिस इज टाइम टू गेट गोइंग? Firstly, thank you so much for having me and good afternoon. Yes, पिछले 18 से 19 महीने have been very difficult for everybody. It's not because के markets are not performing, but overall अगर आप देखेंगे तो it's just that Indian markets are not performing. Like for example, if I talk about data, सितंबर 2024 में इंडियन मार्केट्स का ऑल टाइम हाई लगा था। व्हेन आई से ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप, एवरीबॉडी हैड मेड देयर हाइज इन सितंबर 2024। अगर आप सितंबर 2024 से अभी तक अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, जैसे आपने अभी जस्ट मेंशन किया अबाउट ताइवान, राइट? या कोरिया इज अप अराउंड 200%, ताइवान इज अप अराउंड 60%। अगर आप देखेंगे नैस्डैक 40% ऊपर है। पूरे दुनिया में एक वेव है ग्लोबल एआई एंड सेमीकंडक्टर स्टॉक्स का। एंड इफ यू लुक एट इंडिया, इंडिया जिसके पास हर बार बुल रन का एक सेक्टर हमेशा अपने पास, वी यूज्ड टू हैव इट, वी डोंट हैव इट दिस टाइम, एंड द क्लोजेस्ट सेक्टर दैट वी हैव टू एआई वाज इंडियन आईटी। और अगर आप आज इंडियन आईटी को देखेंगे तो इंडियन आईटी आज 40% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन। सो इंडिया डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट स्टॉक्स टू प्ले द एआई एंड द सेमीकंडक्टर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो थीम पूरी दुनिया की मार्केट्स को आज ऊपर खींच रही है, वही थीम अपनी मार्केट्स को आज नीचे खींच रही है। They're down 40%. Secondly, Indian markets were at a very exorbitant valuations. Plus, crude oil started spiking. अगर आप crude oil को देखेंगे, crude oil has been the center of everything right now. Central bank policies, gold, silver, you talk about global markets, Indian markets. Crude oil has been playing a very important part. And अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्रूड ऑयल इज वेरी सिंपल। $100 के ऊपर द मार्केट एंटर्स इनटू अ सेलिंग मोड, $90 to $100 द मार्केट एंटर्स इनटू अ स्टेबल जोन, एंड बिलो $90 as soon as it moves down the market starts going up. बट मुझे यहाँ से ओवरऑल लगता है कि क्रूड के अंदर जो मूवमेंट आनी थी दैट इज डन। सी, मार्केट्स डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद नेगेटिव न्यूज, मार्केट्स हैव अ प्रॉब्लम विद अनसर्टेनिटी। वॉर तो आज भी चल रहा है रशिया यूक्रेन का, बट क्या रशिया यूक्रेन की वॉर का आज इफेक्ट अपने मार्केट पे आता है? नहीं, because the uncertainty is over.
Similarly, what I feel is the uncertainty around the US and the Iran war is slowly fading. Every bad news on Iran US front is not, उसके बाद क्रूड में अब उतना बड़ा स्पाइक नहीं आ रहा है, ना मार्केट्स उतने बड़े गिर रहे, मार्केट्स have slowly started absorbing and started moving ahead. But the bigger problem for India right now is the USD INR. अगर आप USD INR देखेंगे तो it touched 97 rupees. Now, in very simple words, अगर आप डॉलर इंडेक्स को आज देखते हैं, डॉलर इंडेक्स इज $1 वर्सेस 7 अदर ग्लोबल करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड. अब मैं वो 7 ग्लोबल करेंसीज को जब पकड़ता हूं तो उसके अंदर आते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके. All these countries are in a downfall. They are in a stagflation. And at that point of time, in front of them, dollar weak हो. मतलब डॉलर वीक कंट्रीज की करेंसी के सामने वीक हो रहा है. बट यूएसडी आईएनआर अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे है. सो दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड डील अनसर्टेनिटी अराउंड एंड द स्पाइक इन द क्रूड ऑयल. बट जो क्रूड ऑयल का स्पाइक है वो कोई डिमांड की वजह से स्पाइक नहीं है. It is a spike because of a supply side problem, and supply side problems generally ज़्यादा लंबे रहते नहीं हैं. So overall, what I feel is that Indian markets are already lagging from the global markets. Two reasons: one, because we were expensive; second, because we don't have the sector of the bull run. But what I personally feel is that Indian markets have gone through a rigorous time correction, और Indian markets का price correction भी हो चुका है. So I think कि यहाँ से downside ज़्यादा नहीं है. बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडियन मार्केट्स दे आर गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स लाइक कोरिया, ताइवान, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है. वी आर नॉट गोइंग टू सी अ ग्रैंड स्लैम रैली फ्रॉम हियर. बट आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, दैट डाउनसाइड यहां से ज्यादा है नहीं. तो डाउनसाइड इज लिमिटेड, अपसाइड इज कैप्ड फॉर नाउ. अगर क्रूड के दाम नीचे आते हैं, रुपी स्टेबलाइज होता है, टैक्सेशन जिसमें कल हमारी वित्त मंत्री ने थोड़ा बहुत टचअप किया है कि हो सकता है कि टैक्सेशन में रैशनलाइजेशन की जाए फॉर एफआईआई, अगर वो होता है सो देन दिस इज द टाइम टू गेट इनटू द मार्केट्स. सो डाउनसाइड लिमिटेड है, थोड़ा भी डाउनसाइड मिलता है तो वहां पे निवेश करने की जो है एक पॉजिटिव बेस जो है वो बनता है. चलिए राजा सर से पूछते हैं. राजा सर, आज निफ्टी की एक्सपायरी है लेकिन निफ्टी अपने आप को 24,000 लेवल के ऊपर अभी तक होल्ड कर रहा है. हालांकि स्लिप किया था बीच में लेकिन उसके ऊपर आके टिका हुआ है. एक वो, और दूसरा कल बैंक निफ्टी ने बड़ा अच्छे से साथ दिया मार्केट की रिकवरी में. सो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इन लेवल्स पे आप क्या करेंगे? तो नमस्कार गीतू जी, नमस्कार हर्षल. तो पहली बात तो ये है कि बैंक निफ्टी अगर आप मान लेंगे तो ये पूरे जो मार्केट का कैप्टन है. और मैं देख रहा हूँ कि पिछले लास्ट 3 महीने से जो बर्ताव है बैंक निफ्टी का वो काफी सुस्त रहा है. और खास करके ना प्राइवेट बैंक्स ना पीएसयू बैंक्स परफॉर्म कर पाए. बट लेकिन अब जो आरबीआई का जो ट्रिगर है, जो रिकॉर्ड डिविडेंड का, और प्लस ये जो यूएस ईरान का जो वॉर है वो भी अभी ना के बराबर होती आ रही है. और इसकी जो न्यूज फ्लोज है उसका जो इम्पैक्ट जो 3 महीने पहले था और 3 महीने बाद जो इम्पैक्ट है वो उसकी जो इम्पैक्ट है वो कम होती आ रही है. तो ओवरऑल जब भी प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे और जो सेक्टर्स के परफॉर्मेंस देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक लो बन गया है और बैंक निफ्टी का भी रैली शुरू होगी और उसमें पीएसयू बैंक दोबारा एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है. कि चार्ट्स पे भी पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है वो अच्छा एक डाइवर्जेंस बता रहा है निचले स्तर से. तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक में अच्छी मोमेंटम दिखाई देगी. तो उसमें नामी बैंक जैसे एसबीआई हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो ये 3 बैंक मैं चुनूंगा. और ओवरऑल मार्केट में मुझे लग रहा है कि जो लो बनाना था वो बन चुका है. जो गैप थी, अप्रैल की जो गैप थी वो अभी भर चुकी है. और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कितना भी नेगेटिव न्यूज फ्लो आए वो पर्टिकुलर लो टूट नहीं पा रही है, इवन इन निफ्टी और इन बैंक निफ्टी. सो ओवरऑल 53,000 ऑन द डाउन साइड एंड इन निफ्टी 23,200 ऑन द डाउन साइड. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स बन गया है आगे वाले दिनों के लिए. नाउ अभी आज एक्सपायरी की लास्ट दिन है और जो हम एफआई के आंकड़े देख रहे हैं वहां पर भी जो सेलिंग की जो रफ्तार है वो भी कम हो गई है. तो ओवरऑल ये संकेतों को देख के लग रहा है कि अब शायद एक रिकवरी आ सकती है. यस, जो Q4 के नतीजे आए वो डेफिनेटली हेल्प किए. बट नाउ ये मामला जो है Q4 के नतीजे से ज्यादा बड़ा है और इसकी वजह से हम ऑयल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यूएसडी आईएनआर के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो ये मायने अगले हफ्ते भी चलेगा. ये हफ्ता तो एक कर्टेन वीक है
तो यहाँ पर शायद ज्यादा रणनीति देखने नहीं मिला हमें, बट देन मुझे लग रहा है ओके। कि आगे वाले सीरीज में एक रणनीति देखने मिलेगी। लेकिन ऊपर के स्तर पे 24,500 मुझे लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो ऊपर के ओके। स्तर पे 24,500 और बैंक निफ्टी में 56,000, ये दो लेवल मैं मानकर चलूंगा एज एन इंपॉर्टेंट लेवल इन द नेक्स्ट 2 डेज। ओके। तो हर्षल, एनर्जी एज अ स्पेस, आज भी इस सेगमेंट में हमने काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा है, और एनर्जी में अगर पिछले 1-2 महीने में देखें, बिकॉज ऑफ द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जी स्पेस हैज बीन इन डिमांड, क्योंकि आप क्रूड के आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, आप रिन्यूएबल एनर्जी में जाते हैं, फिर आप पावर सेक्टर में जाते हैं, फिर डेटा सेंटर्स को लेके भी बहुत सारी हलचल चल रही है, एआई को लेके भी बहुत हलचल चल रही है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए इस सेगमेंट में, जैसे आज की मैं बात करती हूँ, ATGL इज अप 8%, IGL, अडानी पावर, JSW एनर्जी, MGL, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, टाटा पावर, JB पावर, सब में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो एनर्जी एज अ स्पेस, इस मोमेंटम के बाद क्या करना चाहिए? Well, see the markets that we are currently in right now, अगर आप देखेंगे तो बहुत सिलेक्टिव सा मार्केट है। ये वो 2020 या 2022 जैसा मार्केट नहीं है जहाँ पे हर कोई स्टॉक पार्टिसिपेट कर रहा है। Well, if you ask me a couple of sectors that if I had to choose in this market to bet upon, one would be power and one would be metals. Power, I'll tell you specifically why. तो आपने एनर्जी के बारे में बात किया या पावर के बारे में आपने बात किया, it is not only running because of the Iran-Israel conflict, but उसके पीछे एक significant change है which is backing up the rally in the power sector. जैसे मैंने आपसे बात किया कि पूरे दुनिया में AI और सेमीकंडक्टर का रन चल रहा है, करेक्ट, बट इंडिया डज नॉट हैव एनी सेक्टर दैट इज पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली। इंडिया कोई भी सेक्टर आप देखेंगे तो डायरेक्ट AI या सेमीकंडक्टर की तरफ नहीं है। जो क्लोजेस्ट सेक्टर था IT, वो 40% डाउन है बिकॉज इट्स अ सर्विस बिजनेस। द ओनली वे ऑफ प्लेइंग AI एंड सेमीकंडक्टर इन इंडिया इज कि आप उनके प्रॉक्सीज के थ्रू खेलें। अब उनके प्रॉक्सीज क्या है? वन इज पावर, another is Correct. power and data center comes as a group, and another is metals. So power is benefiting from the AI and the semiconductor global run. अगर आज की डेट में आप देखेंगे, निफ्टी इज अराउंड 7-8% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। मिड कैप इंडेक्स बस अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही आया है। और अगर आप बैंक निफ्टी वगैरह भी देखेंगे तो 6-7% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो 6-7% नीचे है। बट अगर आप पावर और मेटल सेक्टर एज अ होल को देखेंगे तो दे हैव बीन मेकिंग अ न्यू हाई फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स नॉन स्टॉप। मार्केट गिर रही है पर उन्हें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। सो दीज सेक्टर्स उन्होंने डीकपल कर लिया अपने आप को इंडियन मार्केट्स के फॉल से, एंड दे आर फॉलोइंग द ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, द AI एंड द सेमीकंडक्टर ट्रेंड। तो अगर आप देखेंगे जो AI और सेमीकंडक्टर का शिफ्ट आ रहा है, इट विल नीड मैसिव पावर, काफी पावर। HVDC कंपनीज लाइक GE वर्नोवा हो गया, हिताची एनर्जी हो गया, क्वालिटी पावर हो गया, जो नए नाम जो आपके सामने TD पावर है, all these names HVDC currents में that are coming to you, power grid companies, the companies that are making power, आप अडानी पावर को देख लीजिए, अडानी पावर is making a new all time high, टाटा पावर, JSW एनर्जी, ये सारे अपने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में से आ रहे हैं। बिकॉज इंडिया में अगर AI सेमीकंडक्टर्स की डायरेक्ट कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जहां पे आप बेट कर सकते हैं, एटलीस्ट आप उनका रॉ मटेरियल जो पावर है उन पे बेट कर सकते हैं, बिकॉज द पावर डिमांड इज गोइंग टू स्पाइक। एंड बिकॉज अभी समर चल रहा है वैसे ही, तो समर में already the power demand is at its peak because India is facing a massive heat wave. So I think the power stocks as a whole are going to do amazingly well. But जो stocks crude oil से connected who are benefiting because of the sudden spike in the price of crude, जो crude के प्राइस की वजह से बेनिफिट कर रहे हैं, उनको शॉर्ट टर्म फायदा जरूर हो रहा है, बट उनका रैली क्या लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर पाएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज क्रूड ऑयल आज शांत नहीं होगा तो अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल का प्राइस गिरेगा। इट विल कंसोलिडेट, इट विल फॉल डाउन, एंड व्हेन दिस प्राइस फॉल्स डाउन, एनी स्टॉक जो ऑयल रिगिंग में है, जो एनर्जी में बेनिफिट कर रहा है बिकॉज ऑफ द सडन स्पाइक इन द ऑयल प्राइस, इज नॉट गोइंग टू हैव दैट दैट बेनिफिट इन इट्स फेवर। सो आई थिंक एनर्जी as a sector, power as a sector is going to do very well from here, but you have to be selective. ये वो मार्केट नहीं रहा है 2020 या 2022 वाला कि आप कुछ भी उठाइए और वो चले। You have to be very selective. So I think power sector and energy sector is going to do very well from here.